तो वी आर स्टार्टिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 10 ईयर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगता है ट्राइब्यूनल से लगता है। यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, इससे प्री में भी क्वेश्चन पूछे हैं, हो सकता है अब दोबारा क्वेश्चन पूछेगी। क्यों? क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में पर्टिकुलरली, यानी सरकार और कोर्ट्स में टसल चल रही है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। और ये टसल क्यों चल रही है हम ये भी देखेंगे। फर्दर सरकार ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, बिल आया था 2021 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। सरकार उस बिल को दोबारा ले आई। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव ओवरराइड है ओवर द जुडिशरी। जैसे कि हमने दिल्ली के केस में देखा, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर दोबारा उसे दे दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फिर भी अभी ऑर्डिनेंस लाई पहले सरकार, उसके बाद लॉ के थ्रू उस पावर को दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। अगेन आप इसमें ट्राइब्यूनल्स में भी टसर देखेंगे बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज कोर्ट्स। तो ट्राइब्यूनल्स की बात करें, व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स? तो पहली बात तो आपको यह समझना है, दीज ट्राइब्यूनल्स आर आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट सिस्टम। यानी जो हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हम हाई कोर्ट कहते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनसे अलग एक कोर्ट सिस्टम बनाया जाता है, उसे हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। दे आर नॉट अंडर रेगुलर कोर्ट सिस्टम। यहां तक बात समझ में आई? तो ट्राइब्यूनल्स की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? कहा जाता है द अथॉरिटी आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम, यानी वो प्राधिकरण जो ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम के आउटसाइड यानी अलग है। फर्दर, दैट इंटरप्रिटेट एंड अप्लाई द लॉज when the government acts are challenged, यानी जब सरकार की जो लॉ बने हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स लॉ बनाए हैं, इन लॉज को चैलेंज किया जाए, तो जिस बॉडी को इंटरप्रिटेशन और अप्लाई ऑफ द लॉ की पावर दी गई है, उसे हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। आसान शब्दों में समझाते हैं, होता क्या है, मान लो इनकम टैक्स है। सबसे पहला जो ट्राइब्यूनल बना था वो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ही बना था। मान लो इनकम टैक्स ने आप पर इनकम टैक्स की रिसीट डाल दी और कहा आपने कम टैक्स भरा है। आपने अपने सीए बैठाए और आपने ऑडिट करवा के कहा कि नहीं नहीं, आपने गलत हम पे टैक्स जो कानून डाला है वो गलत तरीके से डाला है। तो आप सरकार के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ऐसे करके सरकार के खिलाफ उसके लॉ के ही थ्रू एक्सेसिव लिटिगेशन बनेगी, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस सरकार के खिलाफ होंगे। तो सरकार इन केसेस की रेगुलर कोर्ट सिस्टम में ना जाए, इसके लिए एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाती है, जिसे दोबारा बताएं चल जाएगा, तो उन्हें ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। यानी ट्राइब्यूनल्स एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब सरकार इन ट्राइब्यूनल्स का एक्ट बनाती है, लॉ बनाती है, और उस लॉ में सरकार के ही लॉ को चैलेंज किया जाता है और सरकार ही उसके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करती है। यानी दे आर नॉट कोर्ट्स, न्यायपालिका नहीं है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो दीज आर नोन एज ट्राइब्यूनल्स। ठीक, यहां तक चले। फर्दर, पहले हम ये जानते हैं कि क्यों ट्राइब्यूनल्स की हमें जरूरत पड़ी, और उसके बाद ट्राइब्यूनल्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ऐसा क्या हुआ जो हमें ट्राइब्यूनल्स की जरूरत पड़ी? पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए। तो अगर बात करें, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, तो इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट अगर लॉ वो पूरा देखे तो वो प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, जो मेन लॉ है कि कहां कहां इनकम टैक्स पे रिबेट मिलेगा, कौन से इनकम टैक्स कहां हम सरचार्ज लगाएंगे, एंड सो एंड सो फॉर्थ। ये आप देखेंगे 1000+ पेजेस का डॉक्यूमेंट है। इतनी टेक्निकलिटीज हैं उस लॉ में। इवन टैक्स की टेक्निकलिटी के लिए एक पूरा ऑडिट ग्रुप है, जिसे प्रोफेशनली सीए कहते हैं हम।
तो ऑर्डिनरी कोर्ट इस टेक्निकलिटी को कैसे कर सकता है, कैसे इस पे जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है? तो जब सरकार में टेक्निकलिटीज किसी भी चीज को लेकर बढ़ने लगती है तो वी नीड स्पेशलिस्ट बॉडी सच एज ट्राइब्यूनल्स। जैसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहां पर इनकम टैक्स के खिलाफ ही आप अपील में जा रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आपकी एरिया को पोल्यूट कर रही है, तो आप चले जाते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, क्योंकि इन्वायरमेंट एक टेक्निकलिटी है ना। देखना पड़ेगा कि वहां पर कौन कौन से पोल्यूटेंट वो बड़ी इंडस्ट्री रिलीज कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो टेक्निकलिटी है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल्स कहिए, इसलिए ये इंक्रीज हुए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेक्निकलिटीज। दूसरा फैक्टर व्हाई दे इंक्रीज, सबसे बड़ी बात है रेगुलर कोर्ट में क्रिमिनल केसेस बहुत हैं, और आपने देखा होगा एवरेज पेंडेंसी जो केसेस है हमारी इंडियन कोर्ट्स की वो 12 साल की है, 11.6 ईयर्स की। कितने न्यूज आर्टिकल में तो ये 15 साल है। एवरेज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया इज 15 ईयर्स, यानी 15 साल से वो जेल कन्विक्टेड नहीं है, अंडर ट्रायल है। कैन यू इमेजिन? और सिविल केसेस में तो बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, करोड़ एंड करोड़ ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट, टाइम डिलेज बहुत है। तो टाइम डिलेज को, पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करने के लिए, क्विक रिजोल्यूट करने के लिए, यानी जल्दी डिसीजन देने के लिए वी नीड ट्राइब्यूनल्स। दूसरा जरूरी इसलिए हमने इसलिए ट्राइब्यूनल्स बनाया है। तीसरी प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। कभी आप कोर्ट सिस्टम में गए हो तो आपने देखा होगा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सीआरपीसी से चलते हैं, जो सिविल केसेस है सीपीसी से चलते हैं। ये प्रोसीजर है, दिस इज प्रोसीजर, यानी फ्रॉम एफआईआर टू कोर्ट सिस्टम, जहां पे कन्विक्शन भी हो सकता है, एक्विटल भी हो सकता है, यानी जेल भी हो सकती है और बाइज्जत बरी भी हो सकते हैं। इसमें एक प्रोसीजर है, उसे सीआरपीसी कहते हैं, सिविल लॉ में इसे सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजरल कोड। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सीआरपीसी और सीपीसी का प्रोसीजरल देखें तो बेटा ये बहुत लेंथी है, हर चीज का डॉक्यूमेंट होगा। कोई आपको एविडेंस भी दिखाना है तो पहले एक कोर्ट को कहोगे मैं एविडेंस दिखाना चाहता हूं, फिर नेक्स्ट हियरिंग में प्रेजेंट करोगे, साथ के साथ एविडेंस नहीं होता। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है सीआरपीसी में। उस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तीसरा जो मैंडेट है ट्राइब्यूनल्स के पीछे ये है। चौथे मैंडेट की बात करें तो आप ये देखिए, ऑर्डिनरी कोर्ट में अगर देखें, ऑर्डिनरी कोर्ट में फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज्यादा होता है। एडवोकेट की फीस, फाइलिंग की फीस, रिटर्न स्टेटमेंट की फीस, डब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, इन सब की फाइलिंग फीस बहुत ज्यादा है, एडवोकेट की फीस बहुत ज्यादा है। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आप समझिए फाइनेंशियल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भी हमने उस कॉस्टिंग को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए, लेकिन ये हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हमने ट्राइब्यूनल्स, ये भी एक मैंडेट है इसके पीछे। फर्दर कितनी बार चीजें जरूरी नहीं है कि प्रोसीजरल से चले, जैसे सीआरपीसी सीपीसी है, हमें नेचुरल जस्टिस पे यानी सोशली रेलेवेंट मैनर पे भी जस्टिस प्रोनाउंस करना पड़ता है, जो कि रेगुलर कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड एवरीवन। तो एक एक करके हम इन सारे ट्रिब्यूनल्स का मैंडेट देखते हैं और कैसे बनाए जाते हैं ये भी देखते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे ट्रिब्यूनल्स का मैंडेट देखते हैं और कैसे बनाए जाते हैं ये भी देखते हैं। तो हमने देखा फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ
ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इवन जो पहला ट्राइब्यूनल हम जो देखते हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो बनाया गया था अंग्रेजों के समय पर, जिसका नाम था इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स को लेकर। लेकिन जब देज इंक्रीज, बात ये है जब स्टेट का रोल ऐसे रेगुलेटिंग अथॉरिटी ज्यादा आया, क्या आया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ज्यादा आया, यानी सिंपल सी बात है एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इंडिया की इकोनॉमी बाहर वालों के लिए ज्यादा खुलने लगी, तो हमें ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्राइब्यूनल्स की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए हमने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया। और आज ट्राइब्यूनल्स 2 आर्टिकल के अंदर बनते हैं, एक आर्टिकल 223A है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आर्टिकल 223B है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक एक करके दोनों आर्टिकल्स देखते हैं। चलें आगे एवरीवन। 223A 223B, 323A 323B, एक ही चीज, दोनों अलग अलग आर्टिकल है। तो सबसे पहले 223A जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करी गई है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या होते हैं तो समझिए इस बात को। कुछ ऐसे होते हैं जो सर्विस ट्राइब्यूनल्स है। सर्विस ट्राइब्यूनल्स मान लो सरकार के आदमी को ही, सरकार की कुछ नीतियों के अगेंस्ट या सरकार ने उसको जल्दी रिटायरमेंट दे दिया, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, वॉलंटरी की जगह अनवॉलंटरी हो गया, वो पोस्टिंग हुई थी एसपी में, काम दे दिया ट्रेनिंग का। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के, चाहे वो ग्रुप ए के हो चाहे वो बी के हो, प्रॉब्लम हो सकती है सरकार से। तो उन सर्विसेज के लिए जो ट्राइब्यूनल्स बनाया गया उन्हें सर्विस ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस ट्राइब्यूनल्स। और 223A ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बनाने की बात करता है। और क्या कहता है कैसे बनेंगे ये ट्राइब्यूनल्स? पार्लियामेंट में बाई लॉ, यानी जब संसद चाहेगी तब जाके ये ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, जिसमें सरकारी मुलाजिम ही सरकार के खिलाफ केस डालेगा और सरकार की जो ट्राइब्यूनल बनेगा उस केस को और डिस्प्यूट का निपटारा देगी। एवरीवन, तो दिस इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और ये कैसे बनेगी? तो पार्लियामेंट डू मेड अ लॉ। जैसे हम देखते हैं कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये कैसे बनी है? पार्लियामेंट बाय। समझ में आया? अब इसमें क्या क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं हम। कहता है अ लॉ मेड अंडर क्लॉज 1 में, यानी और क्या क्या प्रोविजन होंगे उसकी भी बात करता है। क्या क्या होंगे? प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर द यूनियन, यानी केंद्र सरकार के लिए एक ट्राइब्यूनल होगा और स्टेट के लिए अलग ट्राइब्यूनल होगा। जैसे सेंटर वाले को कैट कहते हैं, स्टेट वाले को सेट कहते हैं। ये संविधान में ही लिखा है कि अलग अलग होगा। एवरीवन, दूसरा वो कह रहा है स्पेसिफाई द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन समझते हैं? कार्य क्षेत्र, क्षेत्र की क्या, क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार स्पेसिफाई द जुरिडिक्शन पावर इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, यानी ये अवमानना के ऊपर भी वर्डिक्ट दे सकते हैं। जैसे मान लो अवमानना के ऊपर कैसे? जैसे अवमानना के ऊपर कैसे? जैसे मान लो आपने केस करा, जैसे एनजीटी का केस ले लेते हैं। यहां पर जरूरी नहीं है, देखिए बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स में सरकार एक पार्टी होती है, लेकिन कुछ ट्राइब्यूनल्स ऐसे भी हैं जहां पर आम आदमी दूसरे लो आदमी पर, यानी मान लो किसी बड़ी इंडस्ट्री पे केस डाला तो यहां पर बड़ी इंडस्ट्री वर्सेस यू हो जाते हो। इसमें जरूरी नहीं है सरकार एक पार्टी है, दूसरी भी पार्टी हो सकती है। एवरीवन,
तो अगर देखा जाए, ये कह रहा है कि ट्राइब्यूनल अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, अवमानना के लिए भी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एनजीटी। एनजीटी ने मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, एनजीटी पे कोई केस आया किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि ये यमुना को पोल्यूट कर रही है। यमुना ने उस इंडस्ट्री वाले को कहा कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो, यहां वो केस को देखेगा। उस इंडस्ट्री ने कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, बार बार कोर्ट का ऑर्डर आया तो भी नहीं माना, तो ट्राइब्यूनल अवमानना का केस डाल सकता है, कह सकता है गिरफ्तार करके लाओ उसे। अगर वो फिर भी नहीं आया तो एक्स पार्टे जजमेंट दे सकता है। एक्स पार्टे जजमेंट का मतलब होता है, मतलब जहां दूसरी पार्टी आई नहीं है, एक ही पार्टी को सुनकर आपने जजमेंट दे दिया, इसे एक्स पार्टे जजमेंट कहते हैं। ये भी हो सकता है एवरीवन। तो दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि एज ए अवमानना का भी इनके पास पावर है। तो अब आपसे पूछा जाए कंटेम्प्ट की पावर किस किस के पास है, तो पहला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, किस किस के पास है? चारों के पास है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास नहीं। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स पे भी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है उन्हीं के पास कंटेम्प्ट की पावर है। पॉइंट टू बी नोटेड। एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल आपको एनजीटी का दे दिया हो, लेकिन ये पावर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की चल रही है अभी, यानी कैट और सेट की बात कर रहे हैं हम एवरीवन। फर्दर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू द लिमिटेशन रूल्स ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड बाय द सेट ट्राइब्यूनल। यानी जरूरी नहीं है ये सीआरपीसी और सीपीसी से चले, इनका जो प्रोसीजर होगा वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होगा। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, जैसा पहला प्रिंसिपल, नो पार्टी शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, यानी दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, दोनों पार्टी को सुना जाए फिर फैसला दिया जाए। दूसरा प्रिंसिपल, नो वन कैन बी जज इन हिज और हर ओन केस, यानी आपने ही गुनाह करा और आप ही जज नहीं बन सकते। यानी जहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है, उसका ही चाचा जज है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। समझ में आया? तो इनका जो प्रोसीजर होगा वो नेचुरल जस्टिस का होगा, और इनके प्रोविजन में और इंक्लूड होगा जो भी इनका लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कि मिलाकर कौन सा केस किस समय तक डाला जाए। जैसे आप मान लो प्रॉपर्टी विवाद का एक समय होता है ना, कितने समय के अंदर आपको केस डालना पड़ेगा, वरना जिसने प्रॉपर्टी क्लेम करी है उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लिमिटेशन है ये। एविडेंस क्या होंगे, ये भी ट्राइब्यूनल्स के लिए प्रोवाइड कराया जाए जो भी लॉ आएगा एवरीवन। फर्दर बड़ा कंट्रोवर्शियल है ये स्टेटमेंट, जो संविधान ही लिखता है, और अगर आप ये देखेंगे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ट्राइब्यूनल्स का प्रावधान संविधान में डाला गया। कब? इंदिरा गांधी के समय पर। तो आप अगर इसका नेक्स्ट प्रावधान देखें, ये कहता है एक्सक्लूड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 विद रेस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट और कंप्लेंट रिफर्ड टू इन क्लॉज 1। अब इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि जो ट्राइब्यूनल्स का डिसीजन होगा, बाकी सारी कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं दे सकती। एक्सक्लूड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट में भी आपको आर्टिकल 136 में जाना पड़ेगा, जो स्पेशल ल्यू पिटीशन है। स्पेशल ल्यू पिटीशन का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो केस दर्ज करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। स्पेशल ल्यू पिटीशन है। ये बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते क्या? ये भी होना चाहिए। ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में डिसीजन जो आता है वो सिंगल जज बेंच के अनुसार आता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी, एपेलेट जाने के लिए भी
हाई कोर्ट की ही पहले डिविजनल बेंच पे जाना पड़ता है, यानी डबल बेंच जज पे, जिसे लेटर पेटेंट अपील कहते हैं। लेटर पेटेंट अपील, एलपीए, एलपीए के अंदर जाते हो ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया है उसे हाई कोर्ट के डबल बेंच पे यानी डिविजनल बेंच पे चैलेंज कर सकते हैं एवरीवन। लेकिन संविधान क्या कह रहा है, खाली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वो भी कहां, स्पेशल लीव पिटीशन में एवरीवन। नेक्स्ट कह रहा है प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ईच एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर द केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच ट्राइब्यूनल। ये भी कह रहा है कि और किसी अथॉरिटी पर मान लो ये ट्राइब्यूनल बनाया गया हो तो जो भी पेंडिंग केसेस होंगे वो सारी केसेस इस पे आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल आर्टिकल है। आगे चलते हैं, ये सब नेक्स्ट आओ। अब 323B जितना इंपॉर्टेंस था मैंने बता दिया ट्राइब्यूनल का। आगे चलते हैं 323B में। अब ये कह रहा है ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर, यानी ये सर्विस ट्राइब्यूनल की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। अब ये कह रहा अदर मैटर्स। अदर मैटर्स कैसे, इन्वायरमेंट। अदर मैटर्स कैसे, इनकम टैक्स। अदर मैटर कैसे, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ट्राइब्यूनल है। बहुत सारे ट्राइब्यूनल देखे होंगे, अलग ट्राइब्यूनल है, सेबी ट्राइब्यूनल है, सेबी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कौन सहारा कह रहा है, हाँ वही, सेबी भी एक क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। आगे आइए, तो ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर ये कह रहा है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन और ट्रायल बाय द ट्राइब्यूनल ऑफ एनी डिस्प्यूट complaint offense with respect to the matter specified in the clause 2 with respect to such legislature has power to make laws। यानी सच लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कोई भी लेजिस्लेचर है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट, सच लेजिस्लेचर मतलब जिसके पास जो पावर है। 7वें अनुसूची में 7th शेड्यूल में ये दे रखा है। और ये कह रहा है, इधर देखो, ये कह रहा है कि ये एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में बाय लॉ एक ट्राइब्यूनल बना सकती है किन किन मैटर के लिए, जो मैटर यहां दे रखे हैं एवरीवन। अब मैटर क्या क्या है सुनो, ये कह रहा लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स को लगाना, टैक्स को देखना, टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स नहीं दिया तो एनफोर्स करना, सब पे ट्राइब्यूनल बन सकता है। फिर क्या कह रहा है ये, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर से रुपया पाओ, रुपया से डॉलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कस्टम पर भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स, स्टेट ने आपका लैंड एक्वायर कर लिया, द्वारका एक्सप्रेस वे बना दिया, जमीन छीन ली घरी हरसुरु वालों की, छीन नहीं मतलब मुआवजा दे दिया है भाई। अब आपको कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी लैंड रिफॉर्म ट्राइब्यूनल बन सकता है, बिल्कुल एवरीवन। नेक्स्ट, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जैसे गांव में अर्बन प्रॉपर्टी, रूरल प्रॉपर्टी का एक लिमिट होती है, जैसा हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है बेटा, ऐसी अर्बन प्रॉपर्टी के लिए भी सीलिंग हो सकती है और ट्राइब्यूनल हो सकता है। एक आदमी है, 10 घर है, रहता किसी में नहीं है, रहता बाहर ही है, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग हो सकती है और उसके लिए ट्राइब्यूनल हो सकता है। फर्दर, इलेक्शन ऑफ एमपी और एमएलए, इनके इलेक्शन को एजुकेट करने के लिए या इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद हो उसके लिए भी आर्टिकल, उसके लिए भी क्या बनाया जा सकता है, ट्राइब्यूनल। फर्दर, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टैम्प और इन सब के लिए भी ट्राइब्यूनल बन सकता है। कुल मिलाकर हर चीज के लिए ट्राइब्यूनल बन सकता है एवरीवन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही, इसमें कहीं इन्वायरमेंट नहीं लिखा है। इवन रेंट क्या, लैंडलॉर्ड और रेंट, कभी रेंट वाला
रेंट नहीं देता, कभी लैंडलॉर्ड कहता एक्स्ट्रा लैंड रेंट चाहिए, कोविड से ऐसा ही, तो उनके लिए भी ट्राइब्यूनल हो सकता है। समझे आरती हो? इधर देखो, नेक्स्ट आओ। तो इनके लिए भी ट्राइब्यूनल हो सकता है। तो आप इनमें देखेंगे कहीं पे भी इन्वायरमेंट नहीं लिखा, लेकिन हमने देखा है एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इन्वायरमेंट के लिए। वो कैसे बनाया गया? सन 2010 में जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट आया और पार्लियामेंट ने ये ट्राइब्यूनल बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर केस हुआ और कहा गया कि जब इन्वायरमेंट नहीं लिखा है तो आपने एनजीटी कैसे बना दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल बनाने की पावर यहीं तक लिस्टेड नहीं है। पार्लियामेंट किसी भी इंपॉर्टेंट लॉ पर ट्राइब्यूनल, everyone, this is not limited to everyone. फर्दर जो भी लॉ बनेगा, यानी ट्राइब्यूनल का जो भी लॉ बनेगा, जैसे एनजीटी के लिए एनजीटी एक्ट सन 2010 है ना एक्ट, अरे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल श्री श्री रविशंकर चले, तो जो भी लॉ बनेगा उस लॉ में पहला ये हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स भी बनाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, आपने सर्विस ट्राइब्यूनल में कोई हायरार्की वर्ड नहीं सुना होगा कि ये सबऑर्डिनेट ट्राइब्यूनल है, ये हायर ट्राइब्यूनल है, ये नहीं सुना होगा। लेकिन अदर देन सर्विस ट्राइब्यूनल वी कैन हैव हायरार्किकल ट्राइब्यूनल, यानी मल्टीपल ट्राइब्यूनल भी हो सकते हैं, संविधान ही कह रहा है। दूसरी चीज, स्पेसिफाई द जुडिक्शन पावर इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी इन्हें भी कंटेम्प्ट अवमानना करने की पावर दी गई है। एन अथॉरिटी विच मे बी एक्सरसाइज बाय द ईच ऑफ द सेट ट्राइब्यूनल, जिस भी ट्राइब्यूनल को बनाया गया है उस पे कंटेम्प्ट की पावर भी दी जा सकती है। नेक्स्ट, प्रोसीजर प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग लिमिटेशन, इंक्लूडिंग क्या क्या एविडेंस होंगे, ठीक है, उसे भी प्रोवाइड करना, वो भी लॉ प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है फर्दर सुनो, एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कॉल ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। इसमें भी यही बात लिखी है कि जो केस है ये हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो भी अंडर आर्टिकल स्पेशल ड्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा, किसी को ये तो हाई कोर्ट की पावर पे चेक हो गया और सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी जुडिशियल का काम कर रही है, एक तो ऊपर से हाई कोर्ट में केस ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट, आ जाइए। तो ये हमने दो तरह के ट्राइब्यूनल्स देखे। अब ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, क्यों ये इतना इशू में है। अभी दो न्यूज है ट्राइब्यूनल्स को लेकर। पहली न्यूज है कि लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन फुल्ली रिस्टोर कर दिया विद द ऑर्डर। जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन आएगा आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल्स के अंदर, जो कि पहले बस एपेक्स कोर्ट तक रेस्ट्रिक्टेड था, अब वो हाई कोर्ट पे भी जा सकता है। समझ में आया? ट्राइब्यूनल्स क्या है मैंने आपको बता दिया था। ट्राइब्यूनल्स क्या है? दीज आर ट्राइब्यूनल, दे फॉलो, समझ में आया? तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करी थी। 323A में क्या है? सेट और कैट। 323B में क्या है? बाकी के ट्राइब्यूनल, जैसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या क्या है ट्राइब्यूनल्स के? कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉर्मल कोर्ट में ज्यादा लिटिगेशंस होती हैं, ज्यादा टाइम लगता है, हर चीज के लिए फाइलिंग चार्ज होता है, मोस्ट ऑफ द फाइलिंग चार्जेस होते हैं, WS के हर चीज के फाइलिंग चार्ज है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। स्पीडी जस्टिस है,
जल्दी डिलीवरी मिल जाती है, मैन बाय द एक्सपर्ट। अब सिंपल सी बात है कि ट्राइब्यूनल्स इसलिए भी बनाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया में ऑर्डिनरी कोर्ट्स में इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती। क्या नहीं होती? अब मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, कितना पोल्यूट कर रही है, कैसा पोल्यूट कर रही है, इस पे एनजीटी ज्यादा अच्छा डिसीजन देता है, यानी यहां पर एक्सपर्ट्स हम डाल सकते हैं, जबकि रेगुलर जुडिशियल कोर्ट में एक्सपर्ट नहीं जज पे बैठा सकते। फिर किसी ने कहा कि ऐसा नहीं है, कोर्ट एक अपना कोर्ट का फ्रेंड भी नियुक्त कर सकता है, जिसे एमिकस क्यूरी कहते हैं। एमिकस क्यूरी का भी तो कंसेप्ट होता है इसका, विच इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, किसी भी कोर्ट एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स का कोई इश्यू सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो किसी ऑडिट वाले सीए वाले को एमिकस क्यूरी बना दिया गया, दे आर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। लेकिन ऐसा कहा जाता है ट्राइब्यूनल को एक्सपर्ट के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो बहुत है ट्राइब्यूनल में। आगे चले। नेक्स्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सीआरपीसी से नहीं आते, सीपीसी से डिसीजन नहीं दे रहे। किससे दे रहे? नेचुरल जस्टिस से। ठीक है, तो ये अपने आप को चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस से भी अपने आप को अलाइन करते हैं, जो कि रेगुलर कोर्ट्स कम करती है, क्योंकि वो प्रोसीजर से चलती है। एवरीवन, फर्दर इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द कोर्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, लोअर कोर्ट की बात करें और बर्डन ऑफ कोर्ट्स की बात करें, तो 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इजराइल की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कितने यूरोप के देश समा जाए इसमें, और हमारे यहां पेंडेंसी ऑफ केसेस इतना है। समझ में आया? फर्दर, हमारे यहां इंडिया में पॉपुलेशन अगर देखा जाए 10 लाख लोगों पे खाली 20 जज है। ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि वी हैव यूज वैकेंसी इन जुडिशरी, जो कंप्लीटेड ही नहीं है। तो ट्राइब्यूनल्स कैन बी अ रिलीफ टू द कोर्ट्स। आगे बात करें तो ट्राइब्यूनल्स अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू ट्राई न्यू पॉलिसी, सोशल प्रोग्राम। जो एक्सेसिव लिटिगेशन हो सकता है कोर्ट्स में, उस एक्सेसिव लिटिगेशन को कम करने के लिए, न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए हम ट्राइब्यूनल्स भी बना सकते हैं। कोई सोशल प्रोग्राम है, अब मान लो सोशल प्रोग्राम में, वेलफेयर प्रोग्राम में ज्यादा टैक्स लगाया गया, मान लो पेट्रोल पे एजुकेशन टैक्स लगाया गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, लोगों ने कहा हम तो एजुकेशन का पे नहीं करेंगे टैक्स, तो टैक्स के लिए आई टैट हो सकता है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल, या ये तो इनकम टैक्स का हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का ट्राइब्यूनल हो सकता है। एवरीवन, इशू क्या है? सबसे पहले ऐसा देखा गया है, और लॉ कमीशन का भी ऐसा कहना है, कि कितनी बार कितने अननेसेसरी ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, अननेसेसरी, जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी बनाए गए हैं। तो देयर इज अ ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, दिस इज द प्रॉब्लम विद द ट्राइब्यूनल्स। दूसरी प्रॉब्लम है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डिसीजन। यहां पर कॉमन मोडस ऑपरेंडी तो है नहीं, तो कितनी बार आर्बिट्रेरीनेस, यानी खुद से लिया हुआ डिसीजन है, आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट चीज देखें तो लीगैलिटी ऑफ डिसीजन। अब हमने एक्सपर्टाइज डालने के चक्कर में कितनी बार ऐसा होता है, एक्सपर्ट लोग ज्यादा होते हैं, लीगल लोग कम होते हैं। अब किसी भी केस का डिसीजन लीगैलिटी पे बताया जाएगा या फिर टेक्निकलिटी के बेसिस पे बताया जाएगा? लीगैलिटी के बेसिस पर। लीगैलिटी के बेसिस पर टेक्निकलिटी ये होती है, मान लो किसी ने किसी खेत को कब्जा किया, उस खेत पे ट्यूबवेल लगा दिए, सब सारा डेवलपमेंट कर दिया, टेक्निकलिटी में तो खेत उसका हो गया, लीगैलिटी में तो जिसका है उसका होगा।
तो देयर इज अ लीगैलिटी ऑफ डिसीजन जिसमें ट्राइब्यूनल्स मे नॉट बी हैव लीगल एक्सपर्ट और दे डोंट रिक्विजिट लीगल क्वालिफिकेशन। ट्राइब्यूनल्स में एक्सपर्टाइज भी बिठाए जाते हैं। तो कितने लोगों ने ये कहा कि दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये एमिकस क्यूरी होने चाहिए खाली। और ट्राइब्यूनल्स में एक्सपर्ट, ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज बैठाने की क्या जरूरत है? मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल है, टैक्स नोटिस आया आप पर, आपने ITAT पे केस फाइल करा, सरकार के अगेंस्ट ही केस है। अब सरकार ट्राइब्यूनल क्या करेगी, एक एक्सपर्ट लोगों की भी टीम बुला लेगी। पहली बात, जिसने केस कराया है उसने CA से ऑडिट कराया है, उसकी अपनी एक एक्सपर्टाइज टीम है। जिनके खिलाफ केस हुआ है उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज पे केस, इनकम टैक्स का नोटिस भेजा होगा। तो दोनों एक्सपर्टाइज, तो डिफेंस और प्लेंटिफ है ही, हमें एडिशनल एक्सपर्टाइज बैठाने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आई क्या बात बोली मैंने? Why we need additional expertise? जब डिफेंस और प्लेंटिफ के पास ही एक्सपर्टाइज है, why we need it? कोई केस डाल रहा है विदाउट कोई लीगल और एक्सपर्ट एडवाइस, क्या क्या होगा? उसके पास पूरी टीम है। और आम आदमी थोड़ी ना जाता ITAT में। चले आगे। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस है विद द पावर ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी की पावर है वो हमने किसको दी है? ट्राइब्यूनल्स को। कितनी बार? अब कितनी बार जुरिडिक्शन जो कोर्ट है उस पे ट्राइब्यूनल्स उनकी पावर पे आ जाते हैं। जैसे आपको एक चीज बताऊं मैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं। एक बार मैं बता देता हूं आपको, एक डायग्राम चाहे बना ले तो। ये है सबसे ऊपर एपेक्स कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे हमें पता है हाई कोर्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हायरार्किकल जुडिशरी है, कहते हैं ना एकात्म जुडिशरी है। ऐसा सरकार नहीं है हमारे यहाँ। सेंटर यूनियन के नीचे नहीं सेंटर मतलब सेंटर के नीचे स्टेट नहीं आते हैं, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है। एवरीवन, वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इधर आप देखेंगे तो कितनी ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट बनाए गए हैं। किसके इक्विवेलेंट बनाए गए हैं? फिर हाई कोर्ट के नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ साथ कुछ इन्हीं की पावर को देकर कुछ ट्राइब्यूनल्स यहां बनाए गए हैं। समझ में आई बात? अब जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं उनके लिए संविधान ने लिखा है कि वो डायरेक्ट 136 में स्पेशल लीव पिटीशन में ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अभी 1997 के करीब चंद्र कुमार केस हुआ और चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये वाले जो ट्राइब्यूनल है इनके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो इन डिविजनल बेंच, तब जाके आप हमारे पास आओगे। ये ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट नहीं है, ये सिंगल जज के इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप, कि सिंगल जज का जो जजमेंट आया है। फर्दर इनके खिलाफ तो आप जा ही सकते हैं इस वाले। एवरीवन, इनके खिलाफ ये केस नहीं ले सकते सबऑर्डिनेट कोर्ट, लेकिन इनके खिलाफ तो हाई कोर्ट ले सकता है और इसके खिलाफ भी डबल बेंच, डिविजनल बेंच के पास केस जाएगा। तो चंद्र कुमार केस था 1997 का, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। चले बेटा आगे। लोअर ट्राइब्यूनल से उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। तो इनके खिलाफ यहां अगर हायरार्किकल ट्राइब्यूनल्स है तो उसी मैटर को लेकर बिल्कुल अलग ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते आप। इन्वायरमेंट का केस लेकर अब एनजीटी इस लेवल पे काम करती है, ठीक है। चलिए, तो बात ये है, इधर आओ। तो कितने
कितने ट्राइब्यूनल्स ऐसे बनाए गए हैं जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को एनक्रोच करते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। चलिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है। मैंने आपको बताया कितनी बार ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्राइब्यूनल्स में लीगल मेंबर्स के नाम पर भी सरकार अपने लोगों को भेजती है। सरकार के खिलाफ ही केस है, सरकार अपने ही ब्यूरोक्रेसी को ट्राइब्यूनल्स में भेज रही है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया कि ट्राइब्यूनल्स के लोग जो हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होनी चाहिए, जिसमें सीजीआई भी सीबीजीआई चेयरपर्सन हो, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडी का काम कर रही है। दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये प्रशासनिक नहीं है, ये क्या है, न्याय का भी काम दे रही है। एवरीवन, अब लॉ कमीशन ने 272, अच्छा ये बता दिया था सेपरेशन पावर का अगेंस्ट है। नेक्स्ट ये देख लो, इनएडिक्वेट वर्क फोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, वर्क फोर्स प्रॉपर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, होता क्या है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो इसका पार्ट बनते हैं ट्राइब्यूनल्स का, विच इज अ प्रॉब्लमैटिक। सरकार के खिलाफ केस उसी डिपार्टमेंट का ब्यूरोक्रेट बैठा है ट्राइब्यूनल पर, मेरे खिलाफ ही केस और मैं ही जज। आगे आओ, यूज बैकलॉग ऑफ केसेस है, जिनके लिए ये बनाया गया था उसे ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। ट्राइब्यूनल्स में भी देखा जाए, एज पर इकोनॉमिक सर्वे एवरेज पेंडेंसी ऑफ केसेस जो 6 मेजर ट्राइब्यूनल्स के हैं वो 3.8 ईयर्स है। बैकलॉग को खत्म करने के लिए तो केस बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी कहा कि अगर बैकलॉग को खत्म करने के लिए कोई ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा तो उसमें हमेशा लीगल मेंबर्स होंगे, उसमें एक्सपर्ट मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए कम करने के लिए बनाया गया है ना, ये कोई एक्सपर्टाइज के लिए तो बनाया नहीं गया। अब रिकमेंडेशन क्या है लॉ कमीशन की, 272। अगर देखा जाए, लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सरकार को डिफरेंट लॉ को लेकर रिकमेंड करती है कि क्या क्या होना चाहिए। सरकार को इस रिकमेंडेशन को मानना ना मानना सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो मान सकती है, ना चाहे तो नहीं मान सकती। अब ये इसका क्या कहना है, एक तो सिलेक्शन जो होना चाहिए वो इंपार्शियल होना चाहिए, और इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ने कहा है। फर्दर ये कहा गया कि इसके लिए सेपरेट सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, और सेपरेट सिलेक्शन कमेटी जो टेक्निकल मेंबर्स हैं, अकाउंटेंट मेंबर है या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, उनके लिए भी अलग से सेपरेट सिलेक्शन कमेटी बने। एक सिलेक्शन तो बने जो इनके चेयरपर्सन बना रही है ट्राइब्यूनल्स के, दूसरी सिलेक्शन कमेटी जो इन तरह के मेंबर्स को अपॉइंट करे, जो खाली सरकार के लोग ना हो, सरकार के नुमाइंदे ना हो। एवरीवन, दूसरा स्विफ्ट अपॉइंटमेंट हो, ऐसा नहीं कि पेंडेंसी जो वैकेंसी है ट्राइब्यूनल्स में बहुत दिन तक कोई आ ही नहीं रहा है, जज वैकेंट पड़ी हुई है, कोई जज ही नहीं है, तो स्विफ्ट अपॉइंटमेंट हो। सिंगल नोडल एजेंसी हो, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल नोडल एजेंसी कहा गया है कि लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोशिश करा जाए एक बड़ा ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो बाकी के सारे ट्राइब्यूनल्स को रेगुलेट करे, एक सिंगल ट्राइब्यूनल बनाया जाए, नोडल एजेंसी। और अच्छी बात है, अभी क्या डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स है, हर डिफरेंट ट्राइब्यूनल आइसोलेशन में वर्क कर रहा है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है वर्क का विद इन विच दे हैव टू वर्क। तो देयर शुड बी अ सिंगल नोडल एजेंसी फॉर द यूनिफॉर्मिटी
एंड मॉनिटर ऑफ वर्किंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स, यूनिफॉर्मिटी हो अपॉइंटमेंट में, टेन्योर में, यानी कितने साल तक वो अपॉइंटेड है, सर्विस कंडीशन क्या होगी, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए रिव्यू की। जो चंद्र कुमार केस जो मैं आपको बता रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि हाई कोर्ट हैज पावर टू डिविजनल कोर्ट करेगी। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, हर जगह इसकी बेंचेस होनी चाहिए। एनजीटी के लिए ऐसा ना हो दिल्ली आना पड़े खाली, खैर एनजीटी की और भी बेंचेस हैं लेकिन महानगरों में है। कहने का मतलब है एनजीटी को और भी जगह बनाया जाए, और भी तो जगह पॉल्यूट होती हैं, गुड़गांव में तो नहीं है एनजीटी, तो इसकी और भी डिफरेंट ब्रांचेस होनी चाहिए, सो दैट पीपल फ्रॉम एवरी ज्योग्राफिकल एरिया हैव एक्सेस टू, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है और इसे भी हम देखते हैं क्या क्या है। चलिए, तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, यानी पहले ये ऑर्डिनेंस आया था, फिर इसके बाद एक्ट आया। पहले ये एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर दोबारा वही एक्ट सरकार दोबारा ले आई, ठीक है, ऑर्डिनेंस की फॉर्म। तो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, अब पहले वाला एक्ट पढ़ते हैं, पहले क्या आया, तो इसका नाम प्रॉपर है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021। इसमें इसने क्या करा कि जो सर्विसेज होंगी, कंडीशन ऑफ सर्विसेज होंगी, टेन्योर होगा और चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होंगे, इसके लिए एक्ट आया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन था, सबसे पहला प्रोविजन मिनिमम एज ऑफ एजिबिलिटी। इन्होंने कहा एटलीस्ट 50 साल का जो आदमी होगा वो ही इसका चेयरपर्सन बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यंग चार्मिंग हो, इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, उसने अपने फील्ड में अच्छा किया हो, व्हाई नॉट हिम और हर, व्हाई दिस मिनिमम 50 इयर्स ऑफ एज, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक था। दूसरा, टर्म जो बताया चेयरपर्सन का, यानी सारे ट्राइब्यूनल का 4 साल होगा, अपर एज लिमिट होगी 70 फॉर द चेयरपर्सन एंड 67 फॉर द अदर मेंबर्स। चेयरपर्सन हो गए और अदर मेंबर्स होंगे ना किसी भी बॉडी में, एवरीवन, तो इसके चेयरपर्सन की 70 लिमिट और 67 अदर मेंबर्स की होगी। फर्दर, रेशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल, इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्हें रेशनलाइज किया जाएगा। अब रेशनलाइज कैसे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एयरपोर्ट का जो ट्राइब्यूनल है, उसे इन्होंने टेलीकॉम अथॉरिटी वाले ट्राइब्यूनल में मिक्स कर दिया। अब लोगों ने कहा यार एयरपोर्ट का टेलीकॉम से क्या मतलब है, तो ऐसे तो रेशनलाइजेशन करी है, कोर्ट को इसमें भी दिक्कत थी कि आपने जो रेशनलाइजेशन करा है उस रेशनलाइजेशन का कोई पैरामीटर नहीं है। रेशनलाइजेशन मतलब बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स है भाई, उन्हें रेशनलाइज करके एक एक दो दो बनाने, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स का जो वर्किंग पैरामीटर है वो एक को दे देना, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसमें भी कोर्ट ने आपत्ति जताई है। फर्दर, नेक्स्ट, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन और मेंबर ट्राइब्यूनल्स के कैसे अपॉइंट होंगे, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जज जो सीजीआई अपॉइंट करे वो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के कंपोजिटर होंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। प्लस सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन होगा कोई भी ट्राइब्यूनल कंसर्न का, जो आउटगोइंग चेयरपर्सन है ट्राइब्यूनल का वो भी उसका मेंबर होगा, और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद नो वोटिंग राइट, कहा गया। अच्छा, दो पैरामीटर थे जो बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें और जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी सारी हुई। अब इसमें ये क्या था सुन लो। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सिलेक्शन
सिलेक्शन कमेटी जो होगी तो क्या था, इन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसमें एक तो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री का, ठीक है, वो मिनिस्ट्री जिसके अंदर ट्राइब्यूनल बनाया गया है। अब आप ऐसे तो नहीं समझ सकते, जैसे एनजीटी है, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल? अरे लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, यही तो कैच है, इसके अंदर आता है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर। तो बात यह है, इनसे कहा गया कि इनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है। तो कहा यह गया कि एक आदमी होगा उस मिनिस्ट्री से जिसमें ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, और एक पर्सन होगा लॉ मिनिस्ट्री से। दो बनाए गए, एक लॉ मिनिस्ट्री से और एक वो उस मिनिस्ट्री से जिससे ये फंक्शन कंसर्न है, और सेक्रेटरी होगा। तो बात कही गई कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है इसमें, अननेसेसरी इन्हें क्यों डाला गया सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में। फर्दर ये जो सर्च कल सिलेक्शन कमेटी है, ये 2 नेम अपॉइंट करेगी। कितने? 2 नेम बता रहा हूं, इसमें ये इशू क्या क्या है लिखा होगा इसमें। 2 नेम क्या करेगी? अपॉइंट करेगी हर ट्राइब्यूनल के लिए। मतलब मान लो चेयरपर्सन बनना है, तो 2 नेम इन्होंने सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने सरकार को दी, सरकार 2 में से 1 चुनेगी। एक केस हुआ मद्रास बार एसोसिएशन का केस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा एक्ट निरस्त कर दिया, ठीक है, सरकार इसे दोबारा ले आई पार्लियामेंट में। बात ये है, अभी इसका नाम है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल, क्योंकि एक्ट तो खत्म हो गया, अब बिल ले आई फिर दोबारा, ठीक है। तो 2 लोग, एक तो 2 लोग की प्रॉब्लम थी, दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? सेक्रेटरी की। इसका क्या मतलब? चलिए तो एक बार हम इस डिबेट को और देख लेते हैं, रिफॉर्म एक्ट में क्या क्या की इशू है। सबसे पहले, इट अंडरमाइंस द अथॉरिटी ऑफ एपेक्स कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2017 में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म को लेकर जो गाइडलाइंस दी थी, उस गाइडलाइंस को नहीं मानी गई। मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगा, वो गाइडलाइंस नहीं मानी गई, अभी बता देंगे। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस 4 साल का बताया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कितना बताया था? मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, 4 साल का क्या औचित्य बनता है। दूसरी चीज ये कहा गया कि टेन्योर जो है 50 साल से ज्यादा का, यानी सरकार चाहती है 50 साल बाद तो इतना एनर्जेटिक नहीं रहेगा कोई आदमी, तो जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो लॉन्ग टर्म कैरियर देख रहे हैं ट्राइब्यूनल में, उनके लिए तो डिस्करेजमेंट है। यहां पर तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने ज्यादा आएंगे लोग एज कंपेयर टू कैरियर ग्रोथ। और कैरियर ग्रोथ वाला आदमी क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी अच्छा करता है, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वाले ज्यादा आते हैं वो काम नहीं करते, ज्यादातर, सारे नहीं, मोस्टली दे आर एंजॉयिंग लाइफ। तो दिस इज द प्रॉब्लम। फर्दर इसमें एक प्रोविजन है रीअपॉइंटमेंट का, जो कि जो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है ओवर द जुडिशरी, उसे इंक्रीज कर रहा है 5 मिनट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, मिनिमम एज कितनी रखी है? 50 साल। अगेन प्रॉब्लमेटिक है। जुडिशियल अपॉइंट इंडिपेंडेंस, बात ये है यहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो तो बात ये है सीजीआई को कास्टिंग वोट होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया नहीं है, सीजीआई को सेक्रेटरी के साथ बैठा दिया। समझ में आया? फर्दर, लैक ऑफ प्रॉपर डिबेट, बिल वॉइस वोट से पास कर दिया गया विदाउट हैविंग प्रॉपर डिबेट। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द ट्राइब्यूनल एक्ट, ट्राइबल रिफॉर्म एक्ट।